तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी जगह की खातिर, अपनी व्यवस्था की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दो। नहीं 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 नहीं, जीवन ने तुम्हारे ऊपर इस तरह का कोई कर्तव्य नहीं छोड़ा है। एक आम भारतीय को औसतन अनावश्यक तनाव से ज्यादा गुजरना पड़ता है। वही मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ जो जापान या कोरिया में रहते हैं, वो बताते हैं कि मामला बिल्कुल अलग है इससे। और अभी आप युवा हैं तो आपके भीतर एक विरोध भी है और प्रश्न भी है। कुछ साल और बीतेंगे और आपको ये सवाल उठना भी बंद हो जाएगा अगर आप इसी व्यवस्था में रह गई तो। ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। कुछ दिनों में ये सड़कें, ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी, क्योंकि यही तो जीवन है। तुम भी झेलो क्योंकि हमने झेला है। अब आप विद्रोह क्यों करोगे? अगर आपके चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है तो आपको लगेगा जाम ही जीवन का सत्य है। आप भी वही बन जाओगी कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। ज़िंदगी ऐसी तो होती है बेटा, बहुत मुंह खोल के मांग नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि ये व्यवस्था, ये समाज, ये आपको भी पूरी तरह से अपने रंग में रंग डाले, अपने आप को बचाइए। पहला उत्तर तो यही होगा कि बाकी देश जैसे भी जी रहा है, आपको वैसे जीने की कोई बाध्यता, कोई कर्तव्य, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप मत सोचिए बहुत ज़्यादा सामुदायिकता के बारे में, बिलोंगिंगनेस के बारे में। आप अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए एक थोड़ा साफ शांत कोना तलाश लीजिए। अभी आप मुझसे सवाल भी कर रही हैं क्योंकि आप आईटी प्रोफेशनल रह चुकी हैं, अब आप आईआईटी में हैं और अभी आप युवा हैं तो आपके भीतर एक विरोध भी है और प्रश्न भी है। कुछ साल और बीतेंगे और आपको ये सवाल उठना भी बंद हो जाएगा अगर आप इसी व्यवस्था में रह गई तो। ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। वो इसी रंग में इतना रंग चुके हैं कि उन्हें अब और कोई रंग नहीं पता। ठीक वैसे जैसे कहते हैं ना संत कबीर कि कहें कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग। आपकी चादर भी पूरी काली हो जाएगी, फिर उस पर कोई रंग नहीं चढ़ पाएगा। इससे पहले कि ये व्यवस्था, ये समाज, ये आपको भी पूरी तरह से अपने रंग में रंग डाले, अपने आप को बचाइए। थोड़ा सा महसूस करिए कि आज़ाद हवा में सांस लेकर फेफड़े कैसा अनुभव करते हैं, और फिर थोड़ी ताकत आती है। साफ हवा में, शांत जगह में एक भीतरी मजबूती विकसित होती है। उसके बाद जो आपने जाना है वो आप दूसरों तक भी ला सकती हैं। फिर आप कह सकती हैं कि ये जो कोना मैंने अपने लिए खोजा, इसको मैं विस्तार दे सकती हूँ, इसमें मैं दूसरों को आमंत्रित कर सकती हूँ, या कम से कम दूसरों को प्रेरित कर सकती हूँ कि ऐसा ही कुछ वो भी अपने लिए करें। और वो सब देखिए बाद की बात है। ये सब दूसरों तक पहुँचाना, नेतृत्व कर पाना या किसी की भलाई कर पाना, ये तभी हो पाएगा जब पहले आप बची रहेंगी। जो चीज़ आपको आज तनाव की तरह लग रही है वो दूसरों के लिए जीने का ढर्रा बन चुकी है। उनको नहीं लगता इसमें तनाव, बल्कि अगर आप उनको ऐसी ज़िंदगी दे देंगे जिसमें तनाव नहीं होगा तो उनको तनाव हो जाएगा। वो कहेंगे कि कुछ कमी आ गई ज़िंदगी में, या उनको लगेगा कि जीवन निरुद्देश्य हो गया क्योंकि आज किसी से लड़े नहीं, किसी को गाली दी नहीं, किसी की गाली खाई नहीं, जीवन बेमकसद हो गया। तनाव वो आपके लिए, और ये भली बात है कि अभी आप में जीवन है, तो बुराई आपको बुराई जैसी लग रही है। कुछ दिनों में ये सड़कें, ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी, जीवन आपका सोख लेगी बिल्कुल ये। और फिर आप कहेंगे नहीं तनाव कहाँ है, सब ठीक ही तो चल रहा है। ऐसा ही तो होता है ना। और जब इतने लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं है तो मैं ही क्या खास हूं, मैं क्यों आवाज उठा रही हूं। और हाँ, सही बात है,
साइकिल बाहर खड़ी करिए तो ताला लगाओ ना, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और हाँ, सही बात है, अपना सामान बाहर क्यों छोड़ रहे हो, चोरी हो जाए तो। और इतना भी क्या सेठानी बनना कि बहुत सारी जगह मांग रही हो। एक कमरा दे तो दिया, इसमें अगर 3 लोग रह रहे हो तो इतनी क्या बुराई हो गई भाई, सादगी बड़ी बात है। हमें बताया गया है ना कि सादा जीवन उच्च विचार। तो एक जरा से कमरे में भी अगर 3 लोग घुसे हुए हैं तो इसमें बुरा क्या हो गया। ये तो उच्च नैतिकता की बात है, साधुता की बात है। ये सब बातें आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगी। और फिर बल्कि ये होगा कि आपके सामने भी कोई आएगा जो कहेगा कि दम घुटता है मेरा, तो आप उससे कहेंगी ज्यादा याशी छा रही है, दम क्या घुटता है। हमारी माँ ऐसे ही रही, हमारे बाप ऐसे ही रहे, हमारे चचे ताऊ सब ऐसे ही रह रहे हैं, पूरा देश ऐसे ही रह रहा है। तुम्ही पर भोगवाद ज्यादा चढ़ा हुआ है कि तुम ज्यादा अपने लिए जगह मांग रहे हो। ज्यादा विलासिता तुम पर हावी है कि तुम कह रहे हो कि जीवन का एक स्तर होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मांग रहे हो। ये सब क्या बातें हैं, बेकार की बातें, कुछ नहीं होती क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे सब जी रहे वैसे ही जियो। जहरीली हवा, मटमैला पानी, गड्ढों वाली सड़कें, बदतमीज लोग, दम घोटू व्यवस्थाएं, झेलो इनको, क्योंकि यही तो जीवन है। तुम भी झेलो क्योंकि हमने झेला है। ऐसे हो जाओगे, ऐसे होना है। और अगर ऐसे नहीं होना तो सबसे पहले अपने बचने का इंतजाम कर लो। तुम ही अगर बर्बाद हो गए तो तुम किसी और को क्या आबाद करोगे। वो कहते हैं ना, जब आप प्लेन में बैठती हैं तो जो घोषणा होती है उसमें कहते हैं कि अगर कोई आपात स्थिति आती है, केबिन में ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर सबसे पहले अपना मास्क पहन लीजिए, उसके बाद किसी और की मदद करिएगा। हमारे केबिन में बड़े अफसोस की बात है लेकिन हवा का दबाव बहुत कम हो चुका है, और जो हवा है वो भी जहरीली है। सबसे पहले अपने लिए मास्क धारण करिए। हो सकता है आप 10 साल 20 साल बाद एक सुपर वुमन बन जाएं, जब आप कहें कि मेरे भीतर इतनी निष्कामता आ गई है कि मैं अपना मास्क अब उतार रही हूं जन कल्याण के लिए। मैं चाहती तो मास्क पहन करके उड़ सकती थी अमेरिका, पर मैं नहीं उड़ रही, या मैं गई थी, मैं वापस आ रही हूं और मैं ये मास्क उतार रही हूं ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। पर समय लगेगा, अभी आप सुपर वुमन नहीं हैं, अभी तो खुद को बचा लीजिए। लोग खुद को बचाते नहीं गए, लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया दूसरों की खातिर, तथाकथित रूप से दूसरों की देखा देखी। और इसीलिए आज बर्बाद लोगों की बर्बाद व्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है। आपने पूछा ना कि लोग इतना तनाव क्यों झेलते रहते हैं, क्योंकि दूसरे झेल रहे हैं। दूसरे क्यों झेल रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले और झेल रहे थे। हमें बहुत बहुत सारे लोग चाहिए जो जोर से कह दें, नहीं तुम सबने झेला है, मुझे नहीं झेलना, जो कुछ तुमने किया है मुझे नहीं करना। या फिर तुम मुझे आश्वस्त कर दो कि जो तुम कर रहे हो उसमें जीवन है। मुझे तो यही दिख रहा है तुम जो कर रहे हो वो सब जीवन विरुद्ध है, एंटी लाइफ है। हमें बड़ी एक गड़बड़ ताकत होती है, प्रकृति की ही दी हुई। ऐतिहासिक रूप से वो हमारे काम आई है। जो विकास की पूरी यात्रा रही है ना, इवोल्यूशन की जर्नी, उसमें हमारे काम आई है। वो है अनुकूलन की क्षमता। शारीरिक रूप से एक्लेमेटाइज हो जाना और मानसिक रूप से कंडीशन हो जाना। हम अनुकूलित हो जाते हैं, जैसा वातावरण होता है ना उसके अनुकूल हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो हमारी देखिए विकास की यात्रा में ये चीज़ हमारे काम आई। हम सब जानते हैं कि होमो सेपियंस की शुरुआत हुई थी अफ्रीका से, लेकिन देखिए वो यूरोप पहुंच गए और वो वहाँ भी सफल हो गए।
बस भी पाए, समृद्ध हो गए, पले पनपे, अपनी आबादी बढ़ा पाए और सभ्यताएं विकसित कर ली। ये सब क्या है कि ठंडी जगह पर भी अनुकूलित हो गया वो आदमी जो पैदा ही हुआ था अफ्रीका में। ये क्या है? अनुकूलन। आज भी आप देखते हो कि आप एक देश से उठ करके दूसरे देश चले जाते हो और वहाँ पर माहौल में, तापमान में, जलवायु में, खान पान में 100 तरह के अंतर होते हैं, पर आप ढल जाते हो। ये काम दूसरे जानवर नहीं कर पाते, ये काम पेड़ पौधे भी नहीं कर पाते। आप कोशिश करिए अगर कि आम का पेड़ आप रेगिस्तान में लगा दें तो नहीं लगेगा, लेकिन आम के पेड़ वाले गांव में रहने वाला बंदा रेगिस्तान में जाकर रह लेता है। तो प्रकृति ने हमें क्षमता दी अनुकूलन की जो आम के पेड़ को नहीं दी। आम का पेड़ रेगिस्तान में नहीं चलेगा, पर आम वाला रेगिस्तान में भी चल जाएगा। हमें क्षमता मिली, वो हमारे काम आई। उसी क्षमता के कारण आज हम मनुष्य कहलाते हैं। हम अलग अलग जगहों पर फल फूल पाए, अपने आप को स्थापित कर पाए, अलग अलग परिवेशों के अनुकूल अपने आप को ढाल पाए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि हम जहां होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर जहां हैं वहां से आगे बढ़ पाने की हमारी क्षमता नष्ट हो जाती है। शारीरिक रूप से ये ठीक है, जहां हो वैसा होना भी पड़ेगा। शारीरिक रूप से ये ठीक बात है। ठंडी जगह जाओगे तो अच्छा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट करे, ठंडी जगह के अनुकूल हो जाए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही चीज़ जब मन करने लग जाता है तो भारी समस्या हो जाती है। तो एक्लेमेटाइजेशन तक ठीक है, कंडीशनिंग गड़बड़ हो जाती है। या ऐसे कह दो कि तन एक्लेमेटाइज हो जाए तो ठीक है, मन एक्लेमेटाइज हो जाता है, ये बात गड़बड़ हो जाती है। अब आपको लगता है कि जो भी माहौल है वही ठीक है, जो चल रहा है वही ठीक है, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो गए। वो ठीक क्यों है? क्योंकि वो चल रहा है इसलिए ठीक है। ये कैसा गोल गोल तर्क है। और इस तर्क की इंतहा जानती हैं क्या होती है? अब हमको पता है कि उदाहरण के लिए सत्यमेव जयते, और ये बात हमें भीतर से ठीक भी लगती है कि हाँ सत्य ही जीतेगा। पर अनुकूलन की प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि हम कह देते हैं कि जो जीत रहा है वही सत्य है। भाई सत्य को जीतना चाहिए, तो हमें अपने आसपास जो जीतता दिखाई देता है हम उसी को कह देते हैं फिर यही सच्चा होगा, क्योंकि ये जीत रहा है, इसी से प्रमाणित होता है कि ये सच्चा होगा। ये होता है भीतरी अनुकूलन का दुष्परिणाम। समझ रहे हैं? इसी तरह से हमें ये भी हम कहते हैं कि सत्य जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, लगातार हर जगह है, अंतर्यामी है। तो जो कुछ भी हर जगह होता है हम उसी को फिर सत्य मान लेते हैं। अब हमारे आसपास माने जो चल रहा है, जहां तक आंख देख पाती है वहां जो चल रहा है हमें लगता है वही सत्य है। ये होता है इनर कंडीशनिंग का दुष्परिणाम। अब आप विद्रोह क्यों करोगे? अगर आपके चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है तो आपको लगेगा जाम ही जीवन का सत्य है। अब क्यों उसके प्रति कोई विरोध रखोगे या विद्रोह करोगे? भाई चारों तरफ जो होता है वही सत्य है। तो अगर चारों तरफ सड़कें खराब है और उन पर जाम लगा है तो माने जीवन ऐसा ही होता है। ये झूठ नहीं है, यही सच्चाई है, और सच्चाई से विद्रोह नहीं किया जाता। तो मुझे कुछ भी क्यों करना है? और अगर आप कुछ करो तो दूसरे कहेंगे हाँ तू ही नवाब पैदा हुआ है, जैसे सब खड़े तू भी खड़ा हो जा, जब जाम खुलेगा तो चल लियो। या कतार बहुत लंबी है, एक आदमी का इतनी लंबी कतार क्यों लगी हुई है? भाई साधारण सा काम है। अब बैंक में कतार इतनी लंबी है कि वो चौराहे तक निकल के चली गई बैंक से, और एक आदमी खड़ा होकर बोले ठीक नहीं है, तो बाकी सब कहेंगे हम बेवकूफ हैं, हम खड़े हैं, जैसे हम खड़े हैं चुपचाप तू भी खड़ा रहे, क्योंकि जो चारों तरफ चल रहा है वही तो सत्य है। आप भी ऐसे ही हो जाओगे। जो चारों तरफ चल रहा है ना वो आपको भी सच लगने लगेगा, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। बहुत मामलों में आपने बहुत चीजों को स्वीकार करना शुरू कर लिया होगा, और इसीलिए अपनी जगह से हटके दूसरी जगहों की यात्राएं बहुत आवश्यक होती हैं। चाहे अपने गांव से हटके दूसरे गांव जाने की बात हो, चाहे दूसरे शहर, दूसरा प्रांत, देश का दूसरा क्षेत्र, या फिर विदेश। जब वहां जाओ तो आपको पता चलता है कि कितनी बातें जिनको आप जीवन का अनिवार्य हिस्सा ही मान बैठे थे,
जीवन का अनिवार्य सच ही मान बैठे थे, वो अनिवार्य नहीं है। देखो दूसरे लोग उन बातों को बिल्कुल हटा करके जी रहे हैं और मौज में जी रहे हैं, और आप कह रहे थे नहीं पर ये चीज़ अगर जिंदगी से हटा दी तो जिएंगे कैसे? ये देखो प्रमाण, हटा रखा और मौज में जी रहे हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर जी रहे हैं। देखो तुम जो बोझ लिए बैठे हो, उस बोझ के बिना भी फल फूल रहे हैं, उस बोझ के हटाने के कारण ही फल फूल रहे हैं। यात्राएं बहुत करी पुराने जमाने में खोजियों ने। क्यों होती थी इतनी यात्राएं? ताकि वो एक जगह से अनुकूलित होकर ना रह जाएं। और यात्राओं का फिर एक दूसरा लाभ होता था कि जो उन्हें मिला, जो उन्होंने जाना, यात्रा करते थे तो दूसरों में भी बांटते चलते थे, खुद भी जानते थे और यात्रा करते थे तो नए नए लोग मिलते थे, उनको बताते भी चलते थे। तो खोजियों, ज्ञानियों, संतों, गुरुओं सबने खूब यात्राएं करी, खूब यात्राएं करी, वरना फंस जाते। वही जो भी कि बहता पानी निर्मला, आप भी बहता पानी हो जाओ जल्दी से। बात आ रही समझ में? अभी शिकायत भी कर रही हो, आगे शिकायत भी नहीं करोगी आप, आगे कहोगी यही तो जीवन है। वो फिल्मी गाना है ना, ये जीवन है, यही तो है, छांव धूप रंग रूप, थोड़ी यहाँ खुशियां हैं, थोड़े गम भी हैं। आप भी वही बन जाओगी कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिंदगी ऐसी तो होती है बेटा, बहुत मुंह खोल के मांग नहीं करनी चाहिए। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पिए, संतोषम परमम सुखम। अरे यही क्या कम है कि ट्रेन पर बैठे थे तो जिंदा अपने शहर में उतर गई, आभारी रह कि जिंदा उतरी है, एक टुकड़े में उतरी है, वन पीस। नहीं तो कितने ही दरिंदे होते हैं, हत्या बलात्कार कुछ भी हो सकता है। तू ना उतरती, एक बोरा उतरता। तो तुझे जितनी भी समस्या हुई रास्ते में, उसको हटा, कृतघ्न मत बन, एहसान फरामोश लड़की, चल शुक्रिया अदा कर। आप भी ऐसे ही हो जाओगी। फिर रेलवे स्टेशन पर जाओगी और गू की गंध नहीं आएगी तो कहोगी अरे अमोनिया की डेफिशिएंसी हुई जा रही है, कोई है नहीं इधर खुले में मूतने वाला। चलता था, एक दो होते थे क्लास में, वो कहेंगे जरा पीठ खुजा देना, कहें क्या है, बोले आज बाप ने पीठ पे चप्पल नहीं मारी है तो पीठ बड़ा असहज सा अनुभव कर रही है तो खुजला दो। आदत लग जाती है, अनुकूलन, कंडीशनिंग।